यूजीसी के जो रूल्स आए हैं अब ये 2026, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? डिस्क्लेमर जैसे आपने दिया मैं भी दे देता हूँ थोड़ा सा कि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ बाई चांस। ये तो चांस की बात चांस की बात है। आपके और मेरे चाहने से क्या हो सकता है, जी। तो चांस की बात है। लेकिन मैं रिजर्वेशन का, सोशल जस्टिस का सपोर्टर हूँ और मैंने यूट्यूब पे पहले एक वीडियो बनाया था रिजर्वेशन पे 4 साल पहले, और मैं बहुत क्लियरली ये बात कहता हूँ कि मैं रिजर्वेशन, सोशल जस्टिस का समर्थक हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रिजर्वेशन या सोशल जस्टिस के नाम पे आने वाली हर पॉलिसी के हर पॉइंट का समर्थक हूँ। जी। अगर उसमें कहीं कोई दिक्कत है तो उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन एज ए पॉलिसी इंक्लूजन मेरे ख्याल से कोई भी समझदार व्यक्ति समझता है कि समाज की ज़रूरत है। सो दिस इज़ द डिस्क्लेमर ओनली। अब सवाल है कि इस पर आप चाह रही कि मैं अपना व्यू बताऊं, जी। प्राइमरी व्यू बताऊं। मतलब मेरे ख्याल से जितना शोर है, जो फियर है, वो फियर साइकोसिस ज़्यादा है। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी ने डराया, कुछ बातें बढ़ा चढ़ा के बताई और हम घबरा गए बहुत ज़्यादा। मामला कुछ कुछ ऐसा ज़्यादा है। डरने की बात उतनी है नहीं जितना हमें समाज में दिख रहा है। लेकिन हाँ, ये भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छे रेगुलेशंस अगर थोड़ा और सावधानी से बनते, थोड़ा हड़बड़ी में बनाए रेगुलेशंस ऐसा दिख रहा है। हालांकि उनको टाइम तो मिला था पूरा। मेरे ख्याल से बड़ी कमेटी है और इतने पॉलिटिशियंस भी थे, सबने देखा है और फिर भी हड़बड़ी हो गई। अगर टाइमलाइन को ध्यान से देखेंगे तो शायद बात और समझ में आएगी। 13 जनवरी को ये डिक्लेयर हुआ, नोटिफाई हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस केस के तहत आदेश दिया था उसकी अगली सुनवाई 15 जनवरी को थी, 2 दिन बाद। और मेरे ख्याल से यूजीसी को वहाँ ये बताना ज़रूरी था कि हमने रेगुलेशंस निकाल दी। ये केस 2019 का है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आपने रोहित वेमुला का नाम सुना होगा जी। उसकी मदर हैं राधिका वेमुला। पायल तड़वी का नाम सुना होगा, डॉक्टर पायल तड़वी, जो मुंबई में एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन में थी और वहाँ सुसाइड किया था। वो भील कम्युनिटी की मुस्लिम थी पायल तड़वी, तो उनकी मदर जो हैं आदिबा सलीम तड़वी और राधिका वेमुला जो रोहित वेमुला की मदर है, इन दोनों ने एक जॉइंट पिटीशन 2019 में सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। पिटीशन ये थी कि 2012 के जो गाइडलाइंस हैं, रेगुलेशंस हैं, एक तो वो पर्याप्त नहीं है, एडिक्वेट नहीं है। दूसरा, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी ठीक से होता नहीं है, वो सिर्फ कागज़ पे हैं, सिंबॉलिक हैं। उसका रियल बेनिफिट उन लोगों को मिलता नहीं जिनको मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सुनवाई की। इंदिरा जयसिंह इस मामले में इन पीड़ित पक्ष की ओर से बात कर रही थी। 2025 की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को साफ साफ कहा कि रेगुलेशंस आप इम्प्रूव कीजिए, दे शुड नॉट ओनली बी सिम्बॉलिक, दे शुड बी रियल। तो यूजीसी ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के 1 महीने बाद 27 फरवरी को 2025 में ड्राफ्ट निकाल दिया रेगुलेशंस का। ड्राफ्ट में कुछ बातें नहीं थी, जैसे ओबीसी वाला जो पॉइंट था वो उसमें नहीं था। इक्विटी कमेटी में ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन उसमें शामिल नहीं था। फिर डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन में भी ओबीसी वाला पॉइंट उसमें शामिल नहीं था। फिर उसमें एक सेक्शन 10 या पैरा 10 कह लीजिए उसको, क्योंकि रेगुलेशंस हैं, एक्ट तो है नहीं है, वो साफ साफ कहता था कि फॉल्स अगर किसी ने एलिगेशन किया तो उसके खिलाफ ये पनिशमेंट होगी। उन सबको हटा दिया गया। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी जिसके अध्यक्ष दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता थे, उनकी रिकमेंडेशन थी 1-2 महीने पहले, उन्होंने साफ साफ कहा था पार्लियामेंट में, मतलब रिकमेंडेशन में, कि ओबीसी को उनका नाम इंक्लूड किए बिना इन रेगुलेशन से कोई मतलब होगा नहीं। और क्योंकि वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन है, एजुकेशन की स्टैंडिंग कमेटी के, तो उनकी बात में वजन भी था। तो फाइनली जब 15 जनवरी की डेट आ रही थी और सुप्रीम कोर्ट इस बार मुश्किल, मतलब मेरे ख्याल से ठीक से डांट लगा था, क्योंकि जिन 2 जजेस ने कहा था यूजीसी से कि अब जल्दी से लाइए, उनमें से एक वो भी थे जो भी चीफ जस्टिस हैं, सूर्यकांत जी। तो मेरे ख्याल से, ये अनुमान से कह रहा हूँ, मेरे ख्याल से यूजीसी पर दबाव ज़्यादा था, तो 13 जनवरी को लाना ज़रूरी था कि 1 दिन पहले आ जाए। 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा जयसिंह ने यह कहा है कि ये रूल्स एडिक्वेट नहीं हैं। 19 मार्च की नई डेट है इसकी सुनवाई की। मेरे ख्याल से 19 मार्च को फिर इस पर बात होगी।
जो डिबेट्स अभी चल रही हैं वो डिबेट्स भी उसमें एड्रेस होनी चाहिए। लेट अस सी, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के तहत हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि सरकार इस पे बहुत ज़्यादा कुछ करने की हालत में थी भी। हो सकता है कि ये जो डिस्प्यूट्स हैं इस पर बहुत ध्यान न दिया गया हो, पर हाँ मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा और केयरफुल हो सकते थे। जैसे मैं आपको एक अजीब सी बात बताता हूँ, मैं जानबूझ के रेगुलेशंस ले ही आया हूँ क्योंकि बिना पढ़े मुझे समझ नहीं आता है। एक बहुत बेसिक सी बात देखिए, कोई भी जब ड्राफ्ट बनता है, डॉक्यूमेंट बनता है, पहले उसकी वेटिंग होती है, प्रूफ रीडिंग होती है। इतना केयरलेस तरीके से ड्राफ्ट बनाए गए हैं, इसकी प्रिएम्बल में आप पढ़ेंगे तो जो वीकर सेक्शंस हैं जिनको जस्टिस देना है उनका नंबर 6 है इसमें। यानी उसमें क्या है, रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, जेंडर है, प्लेस ऑफ बर्थ है और डिसेबिलिटी है। शुरू के 5 वही हैं जो आर्टिकल 15 में हमारे संविधान में है, 6ठा डिसेबिलिटी ऐड कर दिया है। जब आप इसकी प्रिएम्बल से आगे ऑब्जेक्टिव में जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में भी यही 6 हैं। पर आप सोचिए किस लेवल पे केयरलेस कोई हो सकता है। ये 6 लिखे हुए हैं, फिर लिखा है पार्टिकुलरली, उसके बाद 3 का नाम लिखा है, उनमें से एक है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, EWS। इंटरेस्टिंग बात है, शुरू के 6 में EWS नहीं है और फिर कह रहे पार्टिकुलरली इनके बारे में। जब आप कहते हैं पार्टिकुलरली, आप कहते हैं कि मतलब तो ये ऊपर भी होना चाहिए, 6 हैं, इनमें से इन पे विशेष रूप से जिन 6 का जिक्र है उसमें EWS है ही नहीं। पार्टिकुलरली में EWS भी है, OBC SC ST हैं उसमें और डिसेबिलिटी वाले लोग हैं। पर EWS आपने ऊपर 6 में लिखा नहीं, कहीं भी नहीं लिखा, यहाँ कैसे आ गया? फिर जब आप सेक्शन 4 में जाते हैं, PIL आएगा उस पर, आना ही चाहिए मेरे ख्याल से। जब सुप्रीम कोर्ट में बात होगी तो ये सब पॉइंट उठेंगे ही। आप इसे सेक्शन या पैरा 4 में जाएंगे, पैरा 4 में जब डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई तो 7 बेसिस कर दिए, पहले 6 हैं, यहाँ 7 हो गए हैं। और 7 में 3 ऐसे हैं जो पहले नहीं हैं। जैसे लैंग्वेज है, ऊपर लैंग्वेज का जिक्र भी नहीं है, यहाँ लैंग्वेज का भी जिक्र है। फिर एथनिसिटी यहाँ लिखा है, ऊपर लैंग्वेज में कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के साथ। अच्छा, ओके। फिर यहाँ पर क्रीड लिखा हुआ है, क्रीड ऊपर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि इससे बहुत इसकी नेचर पे अंतर पड़ जाता है इन चीज़ों से, लेकिन आप इतना महत्वपूर्ण रेगुलेशन बना रहे हैं, इतनी प्रूफ रीडिंग भी नहीं की। और ये एक इमोटिव इशू है, जानते हैं कि एक एक अक्षर को लोग ध्यान से पढ़ेंगे और मैं उससे। तो प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं हूँ, जब मैं ही पढ़ पा रहा हूँ तो जब लॉयर्स पढ़ेंगे तब क्या होगा इसका। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि जल्दबाजी रही होगी, इसलिए ऐसा हुआ है। हाँ, तो ये इन गाइडलाइंस को देखकर जो क्रिटिक्स हैं वो कह रहे हैं कि इसमें एक इम्प्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन आता है कि डिस्क्रिमिनेशन है ही, देयर इज नो नीड टू प्रूव इट, देयर इट इज एन एग्जिस्टिंग प्री कंडीशन। क्या आप अग्री करते हैं कि दिस इज द मेंटालिटी ऑफ एवरी यूनिवर्सिटी, ऑल यूनिवर्सिटी, सम यूनिवर्सिटी की डिस्क्रिमिनेशन होता ही है? मैं फिर से एक बात और कह देता हूँ कि इन जनरल एक्सेप्ट 2-3 पॉइंट्स, ये रेगुलेशंस बहुत अच्छे हैं। 2012 के रेगुलेशन से काफ़ी बेहतर है, इसमें कहीं कोई इफ्स एंड बट्स नहीं। इसकी ज़रूरत थी, एकदम ज़रूरत थी। और सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो ज़रूरत तो थी ही, ये तो उनके हाथ में था ही नहीं। एज एन एजुकेटर यू फील की ज़रूरत थी? यस, इवन अदरवाइज ज़रूरत तो थी ही। 2012 के रेगुलेशंस बहुत इफेक्टिव नहीं थे, ये बात भी सही है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल एक पॉडकास्ट सुना, उसमें एक जिक्र सुना कि 3000 इंस्टीट्यूशंस में कमेटीज बनी हुई थी। कमेटी का मतलब पहले कमेटी नहीं होती थी, एक ऑफिसर होता था, एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर होता था, और एक सेल होती थी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बोलते थे, EOC। 3000 इंस्टीट्यूशंस की EOCs के पास कुल कंप्लेंट्स पिछले कई साल में कितनी आई हैं? 1500 भी नहीं आई हैं, कंट्री वाइड। अब ये तो मैं नहीं मान सकता अपने समाज को देखते हुए कि इतना भी नहीं होता होगा, लेकिन वो किसी को पता भी नहीं होता था, ना कोई कंपल्शन थी, कंप्लाइंसेस की ज़रूरत नहीं थी। कॉलेजेस अगर यूनिवर्सिटीज़ न भी कंप्लाई करें, UGC कुछ करता नहीं था। फिर उसमें अपील का मैकेनिज्म भी कॉलेज के अंदर ही होता था, अंदर ही अंदर बातें सुलझ जाती थी, सॉल्व हो जाती थी या दब जाती थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कई सवाल पूछे या विपक्ष के वकील ने जब सवाल पूछे तो जवाब थे नहीं सरकार के पास, UGC के पास। जैसे एक सवाल था कि अगर किसी ने कंप्लेंट की और जो कंप्लेंट का रिड्रेसल हुआ उससे वो खुश नहीं है तो कहाँ जाए? तो उसमें आखिरी सॉर्ट क्या था कि आप अपने
कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के हेड के पास, प्रिंसिपल या वीसी के पास जा सकते हैं। दैट वाज द लास्ट रिसोर्ट यू कैन से। इसमें बड़ी अच्छी व्यवस्था है कि यदि आप संतुष्ट नहीं हैं इक्विटी कमेटी के फैसले से, तो आप ओम्बुड्समैन के पास जा सकते हैं, और वो ओम्बुड्समैन आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नहीं है, उसके बाहर की एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है अंडर यूजीसी रूल्स ऑफ 23। कितनी अच्छी बात है। ओम्बुड्समैन एमिकस क्यूरी की व्यवस्था करेगा, एक वकील को उसमें लगाएगा, और वकील की फीस इंस्टीट्यूशन पे करेगा, बच्चा पे नहीं करेगा। एंड विद इन 30 days ऑफ द कंप्लेंट गोइंग टू द ओम्बुड्समैन, he will try his best or she will try her best to get the solution। कितनी अच्छी बात है। आई एग्री कि इन थियोरी इट साउंड्स गुड कि एक और लेवल आ गया, एक और फायरवॉल आ गया, लेकिन द प्रॉब्लम इज अबाउट द कमिटी। जो कमिटी है उसको कैसे कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो है जीसी के लोग हैं ही नहीं, जनरल कैटेगरी के लोग हैं ही नहीं। दिस इज व्हाट आई एम हियरिंग दैट द क्रिटिक्स आर सेइंग कि इसमें जो कमिटी बनेगी, इसमें ओबीसी के लोग होंगे, तो एससी एसटी के लोग होंगे, तो उनके ऑटोमेटिकली दे विल बिलीव द कंप्लेनेंट, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली दे आर ट्यून टू दैट, क्योंकि सो द कंप्लेनेंट, the person who has committed the crime supposedly has to prove himself innocent, and he is already guilty before proving innocence. There are 2 points in it। अगर आपने इसके रूल्स को पढ़ा हो तो रेगुलेशन नंबर 5 में जो 6 सब पॉइंट है, दैट इज अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द इक्विटी कमेटी। मतलब मैं आपकी बात को पूरा खारिज नहीं कर रहा हूँ, इसमें दरअसल 2 बातें हैं। पहली बात को पहले करते हैं, फिर दूसरी बात पे आते हैं कि ओनस या बर्डन वाली बात कहाँ रहने वाली है। एक तो ये कि प्रिजम्पशन है कि क्राइम किया है, एक तो ये, वो बाद में लेंगे। पहले ये लेते हैं कि इस इक्विटी कमेटी में जीसी के यानी कि जनरल कैटेगरी के मेंबर्स हैं ही नहीं, आप ये कह रही हैं। हमें लैंग्वेज को समझना पड़ता है। जब हम लॉ पढ़ते हैं, कानून पढ़ते हैं, तो लैंग्वेज में क्या लिखा है और क्या इम्प्लाइड है, दोनों बातें समझनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको पूरा सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है अंत में मैं ये कहूँ कि हाँ एक लाइन और लिखी जा सकती है, लेकिन एक एग्जाम्पल से बात समझते हैं। मान लीजिए किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में भारत के बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि भाई हमारे साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, और यूनिवर्सिटी बोलती है ठीक है हम एक इक्विटी कमेटी बनाते हैं, और उसमें लिखा इक्विटी कमेटी के मेंबर्स कौन होंगे, उसमें लिखा कि 8 मेंबर्स होंगे, बट एटलीस्ट 1 मेंबर विल बी फ्रॉम द इंडियन कम्युनिटी। इस पर अगर अमेरिकन वाइट्स ये कहें कि हम तो हैं ही नहीं, ये बात कितनी जेन्युइन है। ठीक उतनी ही जेन्युइन बात ये है कि इसमें जनरल कैटेगरी नहीं है। इस कमेटी में कितने मेंबर्स हैं? 8 + 2 हैं। 2 ऐसे मेंबर्स हैं जिनको टेक्निकली मेंबर नहीं कहते हैं, वो इनवाइटीज हैं, जो 2 बच्चे होंगे। 8 मेंबर्स हैं। पहला मेंबर कौन है? जो कॉलेज का प्रिंसिपल या यूनिवर्सिटी का वीसी है। दूसरा कौन है? जो कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी ने या यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने अपॉइंट किया है एज अ कोऑर्डिनेटर, हु विल आल्सो बी द वर्किंग सेक्रेटरी ऑफ द इक्विटी कमेटी। उसके बाद 3 सीनियर मोस्ट या सीनियर प्रोफेसर्स उस पर काम करेंगे। इनमें से किसी की जाति नहीं लिखी हुई है, ये 5 हुए। 2 लोग सिविल सोसाइटी से आएंगे, कोई भी हो सकते हैं, किसी भी जाति के हो सकते हैं। एक व्यक्ति स्टाफ से आएगा जो नॉन टीचिंग स्टाफ से या उसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का है। 2 स्टूडेंट्स होंगे जो कि मेंबर्स हैं टेक्निकली, तो कई लोग कह रहे हैं कि 10 मेंबर्स नहीं, टेक्निकली 8 मेंबर्स हैं, 2 इनवाइटीज हैं। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि SC, ST, OBC, डिसेबल और विमेन, इनसे कम रिप्रेजेंटेशन हो, ये लिखा हुआ है। इमेजिन कीजिए कि आपने एक मेंबर जो SC है और महिला भी है उसको रखा, एक मेंबर जो ST है बाई चांस फिजिकली डिसेबल्ड भी है उसको रखा, एक OBC को रखा, 3 लोग हुए। 5 कौन है? जीसी हो सकते हैं, है ना? नहीं, मैं भी आ रहा हूँ उस बात पे। इसका मतलब ये हुआ कि जनरली हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि जिस समाज के, जिस समुदाय के लोग ज़्यादा हैं संख्या में, वो तो आ ही जाएंगे। प्रिज्यूम तो ऐसे करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब ये स्टडी किया गया कि भारत की यूनिवर्सिटीज़ के वीसीज में, प्रोफेसर्स में, कॉलेज प्रिंसिपल्स में किस ग्रुप के कितने लोग हैं, लेटेस्ट डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन इस पर एक डेटा हर साल आता है, 21-22 तक का डेटा मैंने देखा है। सर्वे ऑफ ऑल इंडिया सर्वे ऑफ
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शायद बोलते हैं उसको, ऐसा कुछ नाम हो उसका होता है। जनरली ये देखा गया कि सीनियर प्रोफेसर्स और वीसीज में जनरल कैटेगरी के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जब प्रिंसिपल या वीसी कमेटी का हेड है, कोऑर्डिनेटर एक प्रोफेसर रैंक का व्यक्ति होने की बात है, 3 सीनियर प्रोफेसर्स उसके मेंबर्स हैं। मेरे ख्याल से रूल्स लिखने वालों ने, रेगुलेशंस लिखने वालों ने प्रिज्यूम किया हुआ कि वो तो हैं ही इसमें। गलत रिप्रेजेंटेशन की, यही गलत है ना विकास जी। रिप्रेजेंटेशन की बात उसके लिए होगी जिसके नहीं होने का खतरा ज्यादा है। मैं कह रहा हूं कि इस बात पे झगड़े की जरूरत नहीं है। हम लोग सबकी मेंटालिटी ये है कि सीनियर पोजीशंस पे जीसी के लोग ज्यादा जाते हैं, क्योंकि जीसी कहाँ से निकलते हैं, ज्यादातर मिडिल क्लास जहाँ पर एजुकेशन इज प्रायोरिटी, ठीक है, थोड़ा बहुत समृद्ध परिवार है एंड एजुकेशन ज़्यादा है, तो द प्रिजम्पशन इज़ कि जनरल कैटेगरी के लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं पढ़ाई लिखाई में, इसलिए वो सीनियर पोजीशंस में पहुंच रहे हैं इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। लेकिन ये हर राज्य में नहीं है। अगर आप तमिलनाडु में देखेंगे, आंध्रा पे देखेंगे, मैं उसी के कह रहा हूँ। आप देखेंगे कि विरोध नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है, साउथ में नहीं के बराबर है, नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं के बराबर। नॉर्थ ईस्ट में नहीं होने की वजह कुछ और भी, एक और भी है। बट ट्राइबल्स तो मिजोरम में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हर राज्य में उतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन मिजोरम जैसे राज्यों में विरोध ना होने की वजह है। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये विरोध हुआ और सरकार को ये विरोध समझ में आया, तो इसमें एक लाइन ऐड करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। सिर्फ ये ऐड किया जा सकता है कि रिप्रेजेंटेशन इस तरह से दिया जाएगा कि समाज के बाकी वर्गों की भूमिका भी शामिल रहे। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि रेगुलेशंस बनाने वालों के दिमाग में ये बात रही नहीं होगी कि हम जनरल कैटेगरी को खारिज कर देना है। और वो भी जो सरकार इस समय सत्ता में है, वो सरकार ऐसा कैसे कर सकती है? उनका तो प्राइमरी वोट बैंक ही वो है, वो कैसे कर सकती है? कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है, 2012 में भी ऐसा नहीं लिखा हुआ था, लेकिन तब किसी ने पूछा नहीं, शोर नहीं मचाया, सवाल नहीं उठा। हम पार्लियामेंट में रिजर्वेशन जब देते हैं महिलाओं को, तब भी लिखते हैं कि महिलाओं को कम से कम इतनी सीट दी जाएंगी। उसमें कहाँ लिखते हैं कि पुरुषों को भी सीटें दी जाएंगी? हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि पुरुष तो आ ही जाएंगे। हमने जब SC/ST रिजर्वेशन दिया था कहीं भी, उसमें ये लिखा था कि इनको इतने % सीट्स मिलेंगी। ये नहीं लिखा था कि जनरल को भी आरक्षण मिलेगा, क्योंकि प्रिज्यूम करते हैं कि वो तो होंगे ही। यहाँ प्रिजम्पशन हो गई। लेकिन अगर इस प्रिजम्पशन से कोई ऐसा खतरा है क्योंकि ये भारत के हर कॉलेज पे अप्लाई होने वाला है, कुछ स्टेट्स में सच में ऐसा हो सकता है। मैं कल रात को सोच रहा था कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, तो मैंने पाया कि हाँ, हो सकती है। तो इन पॉसिबिलिटीज़ से अगर भय समाज के एक हिस्से को है और ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हम सोच पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे तो वो भी समझेगा इस बात को। तो इसमें एक लाइन जोड़ने में कोई हर्ज नहीं है कि वाइल मेंटेनिंग और while ensuring the representation of these communities, also we will also make sure that the other communities are also taken care of. जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन इस तहत रैम्पेंट है सारे इंस्टीट्यूशंस में, कि जैसे 423 OBC प्रोफेसर पोस्ट, ओनली 84 गॉट फिल्ड आउट ऑफ दैट। तो उसका मतलब है 80% वैकेंसीज खाली गई। जो SC/ST है 83% प्रोफेसर पोस्ट खाली गई फॉर दैट इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वेकेंट हैं। अब इसमें ये जो डेटा बाहर निकल रहे हैं, तो इफ़ यू कैन, एंड ऑल्सो इट सेज दैट 13,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम SC/ST कैटेगरीज ड्रॉप आउट है। इस पर डेटा अवेलेबल नहीं है कि ये ड्रॉप आउट क्यों हुआ। क्या ड्रॉप आउट ऑफ द SC/ST कैंडिडेट्स इसलिए होता है क्योंकि दे फेस डिस्क्रिमिनेशन, और दे डोंट फेस, इट कुड बी आर्थिक समस्या है इसलिए वो दे ड्रॉप आउट है, या फिर नौकरियां मिल गई, दे डोंट वांट टू कंटिन्यू। देयर कैन बी मेनी रीजंस कि क्यों ड्रॉप आउट हो रहा है। लेकिन जो वैकेंसी वाली बात है, इस पर मुझे बताइए कि अगर सीट्स वेकेंट है, 80% वैकेंसीज हैं, भरी नहीं गई हैं क्योंकि इतने प्रोफेसर्स आए नहीं, तो क्या वो जनरल कैटेगरी के लिए ओपन हो जाते हैं? क्या वो उनसे भर देते हैं? इसमें इज देयर करप्शन कि जान के वेकेंट छोड़ दिया, लिया नहीं, नॉट फिट फॉर एम्प्लॉयमेंट या नॉट फिट फॉर द पोस्ट कह दिया और जनरल कैटेगरी को ले लिया? क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसे भी होता है। जो नौकरियों का रिजर्वेशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16 के तहत आता है। 16(4) स्पेसिफिकली वो आर्टिकल है, और उसमें लंबी लड़ाइयाँ इस बात को लेकर हुई हैं। एक तो सीनियोरिटी को लेकर, जिसको हम बोलते हैं प्रमोशन,
रिजर्वेशन एंड प्रमोशन, और एक इसी चीज़ को लेकर कि अगर वैकेंसी आपने निकाली और नहीं भरी या नहीं निकाली टाइम पे, तो अगले साल वो वैकेंसी जनरल हो जाएगी या कंटिन्यू करेगी। तो संविधान में एक टर्म है कैरी फॉरवर्ड, 16(4)(b इफ आई एम राइट, उसमें इसका मेंशन साफ साफ किया हुआ है। और पहले ऐसा होता था कि अगर 3 साल तक वैकेंसी खाली रह जाए तो नॉट फाउंड सूटेबल NFS करके जनरल में कन्वर्ट करते थे, जहाँ तक मैं ध्यान कर पा रहा हूँ। जो वर्तमान सरकार है मेरे ख्याल से उसने ऐसा प्रोविज़न किया है कुछ साल पहले कि अब वो NFS नहीं होता है, तो वो इसका वेकेंट मतलब ही है कि छोड़ा वेकेंट ही रहेगी। जब तक उस कैटेगरी से कोई व्यक्ति नहीं आएगा तब तक वेकेंट रहेगी, उसी को मिलेगी। हालांकि ये ज़रूर है कि वेकेंट रखने में लंबा समय तो निकल ही जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? दोनों पक्षों की अपनी अपनी राय है। एक पक्ष की राय है कि प्रोफेसर बनाने के लिए जिस लेवल की इंटेलेक्चुअल डेप्थ हमें चाहिए वो नहीं मिलती हमें, कैसे हम नौकरी दें। दूसरे पक्ष का कहना है कि जज करने वाले अधिकांश या सभी व्यक्ति एक दूसरे समाज से आते हैं, दूसरे समुदाय से आते हैं, वो उन कंडीशंस को समझ नहीं पा रहे जहाँ से हम निकले हैं। हमारे मामले में मेरिट की परिभाषा वो नहीं होनी चाहिए जो मेरिट की परिभाषा उनके लिए होनी चाहिए। तो दोनों पक्षों की अपनी अपनी राय है, सब्जेक्टिविटीज़ भी रहती है, लेकिन हाँ ये एक बड़ा इशू है। डिस्क्रिमिनेशन के डिबेट्स में बहुत लोगों का मानना है कि इस ग्राउंड पे ऐसा होता है। मेरा अपना ख्याल ये है कि लेक्चरर्स की अपॉइंटमेंट में मैंने DU में पढ़ाया है कुछ समय तक और मैं उस प्रोसेस को समझता हूँ। बहुत दिक्कतें इस बात से हैं कि इंटरव्यू से सिलेक्शन होता है। हाँ, 5 लोग बैठते हैं इंटरव्यू पैनल उसमें बायस आ सकता है। आ सकता है नहीं, मतलब अगर आप रियलिस्टिक बात करेंगे तो हाँ, मेरे ख्याल से लगभग सारे सिलेक्शंस में बहुत हद तक बायस काम करता है। UPSC में भी? UPSC की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सिटी सिलेक्शंस। ओके, क्योंकि वहाँ पहले से पता होता है कौन लोग बैठने वाले हैं। हाँ, UPSC में आपको ये आइडिया नहीं होता कौन बैठेगा, और आइडिया हो तो भी मैं UPSC मतलब इसलिए नहीं कि मैं UPSC के लिए पढ़ाता हूँ, जनरली मैं मानता हूँ कि UPSC के लोग ट्रांसपेरेंट हैं, फेयर हैं। हाँ, लैंग्वेज को लेकर कुछ बायसेस मुझे ऐसा लगता है कि उनकी इम्प्लिसिट हैं, इनहेरेंट हैं, जानबूझ के करते हैं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा, ना मैं कभी कहूँगा, लेकिन हाँ इंटरनली हो वो क्यों जाता नहीं है। इस्तेमाल कर सकते वो गाइडलाइंस यहाँ पर, क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? मैं तो दूसरी बात अभी कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे लेक्चरशिप में सिलेक्शन होता है वो प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू होता है। UPSC में 2025 नंबर में से 1750 मेंस का है, लिखने का है। ओके, इंटरव्यूज ओनली 275 मार्क्स। यहाँ पर सिर्फ इंटरव्यू पे होता है? यस आई एम टॉकिंग अबाउट DU एंड इन मैनी इंस्टीट्यूशंस। कुछ राज्यों में क्या है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो एग्जाम लेता है, फिर इंटरव्यू होता है। इन द कॉलेजेस वर्किंग विद DU एंड इन सम अदर यूनिवर्सिटीज इट इज प्योरली बेस्ड ऑन द इंटरव्यू। अब आप सोचिए सिर्फ इंटरव्यू पे होना है, एक वैकेंसी है, 300-400 लोग हैं जो लोग सिलेक्शन करने वाले हैं। अगर मैं बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन लगभग जितने प्रोफेसर्स हैं उनके अपने स्टूडेंट्स वहाँ PhD कर रहे हैं, कर चुके हैं, वो भी लाइन में लगे हुए हैं। लॉबीज़ हैं, विचारधाराएं हैं, लेफ्ट के हैं कि राइट के हैं कि सेंटर के हैं कि अम्बेडकरवाद के हैं, वो सब पहले से फिक्स है। मेरिट के साथ जितना कंप्रोमाइज़ यूनिवर्सिटीज़ में होता है सिलेक्शन प्रोसेस में, बहुत चिंताजनक है। मेरी एडवाइस, मतलब मेरी एडवाइस कोई क्यों मानेगा, लेकिन अगर कोई मानना चाहे, एकेडमिक इंटरव्यूज़ में इंटरव्यू की वेटेज बहुत कम करने की ज़रूरत है, मे बी 10%, 15%, एंड 85% ऑफ इट शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ ए रिटन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, नॉट सब्जेक्टिव। एंड इफ़ यू कैन यूज़ AI आजकल बड़ा अच्छा काम कर रहा है। जी बिल्कुल, हमने AI पे भी एक सिस्टम डेवलप किया है अपने दृष्टि में ही, जो आंसर शीट्स को चेक करता है किसी भी ह्यूमन बीइंग से बेहतर, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, किसी भी ह्यूमन बीइंग से बेहतर वो आंसर शीट चेक करता है, और ऐसे सिस्टम कई लोग डेवलप कर रहे होंगे आजकल। मेरे ख्याल से 2-3 साल के अंदर सरकार को ये कर देना चाहिए कि एग्जामिनेशन को जितना हो सके इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए, मशीन चेक करे। और मैं बहुत होशोहवास में कह रहा हूँ कि AI बेस्ड सिस्टम्स अगर ठीक से डेवलप किए गए हों, किसी भी प्रोफेसर से अच्छा चेक करते हैं। आई थिंक HR डिपार्टमेंट सारे प्राइवेट एंटरप्राइजेज में ज़्यादातर HR डिपार्टमेंट अब जो फर्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस है वो AI के जरिए होता है। हमने इस बार UPSC में किया, पूरा मॉक इंटरव्यू AI से 2 इंटरव्यू सब बच्चों को दिए, फिर हमने लिया। और वो AI मॉडल हमने ट्रेन किया है जो एकदम UPSC लेवल के सवाल पूछता है, जवाब आने पर उसके बेस पे नया सवाल पूछता है।
हमने उसको कई हज़ार सवाल बता रखे हैं, उन सवालों के बेस पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री की बुक्स उसको पढ़ा रखी हैं। लार्ज लर्निंग मॉडल आपने डिजाइन किया? यस यस यस। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट तो दिस उसमें मॉडल इज बायस, टेकिंग टू इंटरव्यूज ऑफ एवरी कैंडिडेट हु तो इसमें बायस कम होता है, फिर ह्यूमन एलिमेंट कम है? ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। ओके, थोड़ी बहुत तो शायद वो ट्रेनिंग के प्रोसेस में चली जाती है, लेकिन जनरली एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स आई वुड से इफ इन ह्यूमन बींग्स इट इज लेट अस अज्यूम 30-40%, in the AI model which we have developed it should be not more than 1-2%. सर पर इसमें क्या है कि जो इस इन गाइडलाइंस के जो समर्थक है वो कहते हैं कि इट इज़ नॉट जस्ट वाइवा इंटरव्यूज, इट इज़ नॉट जस्ट वाइवा इवैल्यूएशन, आगे भी जाके होता है, इसीलिए ड्रॉप आउट है कि जब आप PhD स्टूडेंट्स हैं तो रिसर्च गाइडेंस नहीं करते हैं। अगर जो द पर्सन हु सपोज टू गिव यू योर गाइड अगर वो किसी और कास्ट का है, अपर कास्ट का है, तो वो लोअर कास्ट कैंडिडेट को जान के वहाँ पे रोक देता है, गाइडेंस नहीं देता है। आगे जाके और भी प्रॉब्लम्स होती है। अगर वो डॉर्मेटरी में है, डॉर्मेटरी में आइसोलेशन होता है, स्टडी ग्रुप्स में आपको इन्वॉल्व नहीं करते हैं। लैब ग्रुप्स जब बनते हैं साइंस स्टूडेंट्स के लिए, जब लैब ग्रुप्स बनते हैं तो लैब में आपको एंट्री नहीं देते हैं, या दे वोंट गिव यू, दे वोंट हेल्प यू। ऐसी छोटी छोटी डिस्क्रिमिनेशंस होती हैं, हमको छोटी शायद इट्स अ रॉन्ग वर्ड टू यूज़, लेकिन ये बढ़ती जाती हैं एंड एज यू ग्रो हायर फिर वो निकल जाते हो आप। ये और ये ऊंची ऊंची संस्थाओं में IIT वगैरह में भी लोग कहते हैं कि ऐसे होता है। तो आप क्या समझते हैं कि इसके लिए ये गाइडलाइंस विल इट स्टॉप एट ऑल? एक तो देखते हैं कि ऐसा होता कितना है, फिर देखते हैं कि गाइडलाइंस क्या कर पाएंगी। ऐसा होता है ये बात तो एविडेंट है। अब हम आंख बंद तो नहीं कर सकते, समाज में जो है सच वो तो मानना ही पड़ेगा। और संविधान में इतने प्रावधान किए गए इसीलिए किए गए कि संविधान बनाने वालों को रियलिटी पता थी कि समाज में ऐसा होता है। अब सोच के देखिए कि आज से 150 साल पहले करीब, या 250 साल पहले, महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले ने पहला स्कूल लड़कियों के लिए खोला देश का। जी, महाराष्ट्र। कितना विरोध उनका हुआ। जी, ज्योतिबा फुले के पेरेंट्स ने, फादर ने ही विरोध किया, उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, तब जाके पहला स्कूल। और क्या क्या हुआ, गोबर फेंकते थे उनके ऊपर, पत्थर मारते थे, लेकिन किया। लड़कियां पढ़ सकती हैं, ये हमारे समाज ने 160-70 साल पहले पहली बार सोचा, इतने विरोध के बाद। डॉक्टर अंबेडकर को तो बहुत समय नहीं हुआ अभी, उनका जन्म लगभग तभी हुआ जब ज्योतिबा फुले अपने अंतिम दौर में थे। और अंबेडकर जी को जब स्कॉलरशिप वगैरह मिल गई, कोलंबिया पढ़ के आ गए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ के आ गए, 1918 में जब बड़ौदा राज्य की नौकरी में आए, मतलब सिविल सर्वेंट, मिलिट्री सेक्रेटरी थे बड़ौदा राज्य के वो, और उनको पूरे शहर में रहने को एक घर तक नहीं मिला। पारसी धर्मशाला में नकली नाम से, पारसी नाम से रहे, और जब लोगों को पता लगा उनको धक्के मार के वहाँ से निकाला गया। और वही डॉक्टर अंबेडकर इसलिए पढ़ पाए क्योंकि उनके फादर सूबेदार नायक थे सेना में, इसलिए पढ़ गए। और जब पढ़ने गए, उनकी छोटी सी आत्मकथा है, बहुत छोटी सी, अगर आप कोई पढ़ें, वेटिंग फॉर ए वीज़ा नाम है उसका, 6 ही चैप्टर्स हैं उसमें, छोटे छोटे। वो बता रहे हैं पहले चैप्टर कि मैं जब स्कूल गया तो मैं अपनी क्लास में अकेला SC बच्चा था, तो कुछ कंडीशंस में मुझे रखा गया स्कूल में, क्योंकि मेरे पिताजी सेना में थे, वरना तो मैं जा ही नहीं सकता था। चप्पलों के पास में बैठता था जहाँ सबकी चप्पलें रखी होती थी। जब लंच करना हो तो दीवार की तरफ मुंह करके लंच करता था, कोई और देख ना ले मुझे खाते हुए। मेरे लिए पानी की व्यवस्था अलग थी, अलग से घड़ा था, वहीं से पीना होता था। और अगर वो पियोन नहीं है, वो पियोन थोड़ा ऊपर से पानी डालता था ताकि टच ना हो जाए। उन्होंने लिखा है नो पियोन नो वाटर, जिस दिन चपरासी नहीं आएगा मुझे पानी नहीं मिलता था। ये अम्बेडकर जी के बारे में कोई और नहीं लिख रहा है, वो खुद लिख रहे हैं, वेटिंग फॉर ए वीज़ा अपनी किताब में लिख रहे हैं। और ये किताब पब्लिश की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने बाद में। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ अम्बेडकर जी की बात करने की ज़रूरत है, लेकिन ये हमारे समाज में आज से मुश्किल से 100 साल पहले हो ही रहा था, उनके साथ हुआ। तो धीरे धीरे हमारे समाज में महिलाओं को, अनुसूचित जातियों को, जनजातियों को एजुकेशनल प्लेसेस में, स्पेसेस में एंट्री मिली है। ये हमें समझना चाहिए, आसान नहीं होता है। और ये बात भारत की नहीं है। अमेरिका में 1954 में वहाँ के फेडरल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पुरानी इंटरप्रिटेशन चेंज करके ये कहा कि इक्वलिटी का मतलब, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ये नहीं है
कि अश्वेत और श्वेत बच्चे अलग अलग स्कूल में पढ़ेंगे। पहले उन्होंने क्या कहा था कि इक्वालिटी का मतलब ये है कि ये भी पढ़ेंगे पर सेम स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। उसी सुप्रीम कोर्ट ने सिविल राइट्स मूवमेंट के समय अपनी इंटरप्रिटेशन को चेंज किया और कहा कि राइट जो इक्वालिटी है, इक्वल प्रोटेक्शन, उससे सही मतलब ये है कि बच्चे न केवल पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। और जब एक साथ पढ़ने की बात हुई, आपको पता नहीं, अंदाजा है नहीं इस बात का, जब पहली बार अश्वेत बच्चे श्वेत बच्चों के स्कूल में गए, बसिंग एक व्यवस्था थी कि एक ही बस में बच्चे जाएंगे। शुरुआती समय में बच्चों को एक कार में लेके जाते थे, कार के आसपास वो लगे होते थे लोहे के, मतलब बंकर जैसा बनाते थे कि उसको लोग मार न दे पत्थरों से। पुलिस की गाड़ियाँ आगे पीछे होती, तब वो बच्चे स्कूल पहुँचते थे। ये अमेरिका की बात मैं कर रहा हूँ और मुश्किल से 70-80 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, और दुनिया में ऐसा नहीं कि केवल हमारे यहाँ ऐसा होता है, हर जगह होता है। तो धीरे धीरे अगर SC ST महिलाएं, विकलांग, OBCs के भी जो स्पेशली लोअर तबके हैं, जब स्कूल कॉलेज में जाएंगे तो सीधी सी बात है कि बहुत इजी एक्सेप्टेंस तो नहीं होगा। अब ऐसा होता है सच में, या ये मेरी कपोल कल्पना है या इन रेगुलेशंस के समर्थकों की कपोल कल्पनाएं हैं, इसका तरीका क्या है? कुछ रिपोर्ट देखनी पड़ेंगे। ऐसी 3 रिपोर्ट्स इस मामले में पिछले कुछ साल में आई हैं। एक रिपोर्ट थी, अन्वेषी नाम से रिपोर्ट है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बारे में थी, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज अबाउट 2002। एक रिपोर्ट इस पर बनी थी जो सुखदेव थोराट, आप जानती होंगे, जो UGC के चेयरमैन भी थे, JNU के VC भी रह चुके थे, और जो सोशल साइंटिफिक रिसर्च की जो कमेटी होती है उसके भी हेड रह चुके थे। उनको एक जिम्मेदारी दी गई थी कि अब देश के एलीट इंस्टीट्यूशंस में कास्ट बायस को स्टडी करें। तो एम्स को उन्होंने स्टडी किया, 2007 की बात है। एम्स की स्टडी में, हालांकि कोई कह सकता है कि सुखदेव थोराट साहब तो खुद ही SC वर्ग से थे इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा होगा, कहने में क्या जा रहा है, लेकिन जो उनकी रिपोर्ट कहती है, 84% ऑफ द SC ST स्टूडेंट्स इन एम्स कंप्लेन्ड अबाउट डिस्पैरिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। कुछ प्रूफ भी दिए कि उनको चुन चुन के 2 हॉस्टल्स के ऊपर के 2 फ्लोर्स पे रखा गया, जहाँ जाना मुश्किल था थोड़ा सा। और जब स्टडीज़ देखी गई तो प्रपोर्शन में देखा गया कि उन 2 फ्लोर्स पे वो बच्चे सच में ज़्यादा हैं। घेटो बन जाता है, घेटोवाइजेशन हम बोलते हैं सोशियोलॉजी में इसको। फिर ये भी उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि जब इन बच्चों की इंग्लिश ठीक नहीं थी तो इन बच्चों ने कंप्लेंट की, पर इनको इंग्लिश में गाइडेंस मिली नहीं, जबकि ऐसे रूल्स बने हुए थे। ये थोराट कमेटी की बात मैं कर रहा हूँ पूरी तरह से, और मैं जो बातें कर रहा हूँ मैं ऑथेंटिक कर रहा हूँ, ताकि कोई चेक करना चाहे चेक कर ले जी। फिर हम कहते हैं कि सिर्फ इंटरव्यू में, वाइवा में ऐसा हो सकता है, लेकिन 2012 का एक केस अगर हम नहीं जानते हैं तो हम इस मामले में बहुत पीछे हैं। मुंगेकर कमेटी का नाम कभी आप सर्च कीजिए। एम्स के सामने सफदरजंग हॉस्पिटल है, वर्धमान महावीर आजकल उसको बोलते हैं। 2012 में वहाँ पर एक कंप्लेंट आई कि जो SC ST बच्चे हैं उनको जानबूझ के एक पेपर फिजियोलॉजी में फेल किया गया है, रिटन टेस्ट में, नोट इन द इंटरव्यू। कंप्लेंट हुई, बात बढ़ते बढ़ते बढ़ गई, तो एक कमेटी बनाई गई, मुंगेकर कमेटी। मुंगेकर कमेटी ने पूरा एविडेंसेस देखे और ये साबित हुआ कि जब बच्चों ने कॉपी लिखी तो कॉपी के ऊपर कास्ट के हिसाब से टैगिंग की गई थी। ये मुंगेकर कमेटी के रिकमेंडेशंस बता रहा हूं मैं आपको। उन बच्चों को चुन चुन के फेल किया गया। उसके बाद कोर्ट ने इंटरवीन किया। कोर्ट ने उन सारे बच्चों को न केवल पास किया बल्कि 10-10 लाख रुपए का कंपनसेशन दिलवाया और एट्रोसिटीज एक्ट लगाया उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने पेपर चेक किए थे, इंक्लूडिंग द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट। ये 2012 की मुंगेकर समिति की फाइंडिंग्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कॉलेज में, हर इंस्टीट्यूशन में हर व्यक्ति ऐसा करता है। मैं जनरल से हूँ, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जनरल से हैं और बहुत सेंसिटिव हैं जी। उनको समझ में आता है कि भाई जो लोग, भाई मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ उसमें बहुत बड़ी भूमिका मेरी बैकग्राउंड की है। मेरे पेरेंट्स प्रोफेसर रहे, टीचर रहे, मुझे बहुत सारे फायदे मिले हैं। पर मेरे ही स्कूल में पढ़ने वाले ऐसे बच्चे जो पिछड़े समाज से थे, जाति से या धर्म से हो सकता है या गरीबी से हो सकता है, नहीं सुविधाएं मिली, उतने वेल टू डू नहीं है। अगर वो किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, उनके पास वैसी भाषा नहीं है जो मुझे बाई चांस मिल गई अपने परिवार से जी। उनके पास वैसी समझ या सोशल स्किल्स नहीं है जो मुझे इसलिए मिल गई कि मैं अच्छे स्कूल में पढ़ा हूँ, अच्छे पेरेंट्स के पास था। तो एक समझदार व्यक्ति जो जनरल कैटेगरी से है, इनसेंसिटिव क्यों होगा बाकी वर्गों के प्रति? होने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हर चीज़ को सही मान लेंगे। जो वैलिड है,
जो आपके आर्गूमेंट्स पे सही उतरता है उसको ठीक मान लीजिए। पर ये जो जनरेशनल ट्रॉमा या फिर जो जनरेशनल गिल्ट, दोनों चीज़ें होती हैं। यू आर बॉर्न इन अ जनरल कैटेगरी, आपको कुछ बेनिफिट्स मिल गई तो देयर इज अ सर्टन सेक्शन विच फील्स गिल्टी कि हाँ मुझे ये सब मिला लेकिन मेरे साथ जो पढ़ रहा है उसे नहीं मिला, तो आउट ऑफ गिल्ट एक्स्ट्रा करते हैं। देयर इज अनदर वन विच फील्स कि मैंने तो नहीं किया, मेरे पूर्वजों ने किया, तो मेरे को क्यों ये जनरेशनल गिल्ट डालने की कोशिश कर रहे हो, मैंने तो नहीं किया है तो व्हाई शुड आई फील गिल्टी फॉर व्हाट मेरे पूर्वज ने किया भी नहीं हो बट मेरे कम्युनिटी के पूर्वजों ने किया होगा। एक वो है। दूसरा है द पर्सन हु इज़ अ विक्टिम, वो कहता है कि जनरेशनल ट्रॉमा क्यों ना हो, इट्स अ लिव्ड एक्सपीरियंस, मुझे हर दिन सहना पड़ता है, मेरे पूर्वजों को सहना पड़ेगा। सो इन्वर्सली दे स्टार्ट अटैकिंग द जनरल कैटेगरी। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसकी वजह से जब मंत्री कहते हैं कि नोबडी विल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, हाँ पर कैसे होगा, आप डिस्क्रिमिनेशन कैसे हटाएंगे? दोनों तरफ से लोग कह रहे हैं वी आर डिस्क्रिमिनेटेड। पहले हम जनरेशनल वाली बात पे कर लेते हैं, बाद फिर डिस्क्रिमिनेशन पे आते हैं। जहाँ तक मेरी बात है, मैं गिल्ट में तो ज़्यादा नहीं रहता हूँ, थोड़ा बहुत रहता हूँ। पहले ज़्यादा रहता था, मैं धीरे धीरे थोड़ा सा मुझे लगता है कि समझदार हो रहा हूँ तो गिल्ट मेरा थोड़ा कम हो गया। सेंसिटिविटी मेरी, हाँ, आप जैसे भी टर्म करना चाहें, कुछ लोग नहीं, दोनों में अंतर है। हाँ नहीं मतलब सेंसिटिविटी में अगर आप सेंसिटिविटी को एक्सट्रीम पे ले जाएंगे तो वो गिल्ट हो जाता है। तो मैं अब सेंसिटिविटी पे रुक जाता हूँ। मैं गिल्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम लोग जब कॉलोनियल पावर्स के बारे में कहते हैं वाइट मैन्स बर्डन, गिल्ट, जब हम वाइट्स एंड ब्लैक्स के बारे में कहते हैं तो ये भी कहते हैं कि वहाँ पर वाइट मैन गिल्ट, क्रिश्चियंस एंड नॉन क्रिश्चियंस कहते हैं बॉर्न अगेन क्रिश्चियन या क्रिश्चियन गिल्ट, तो ये वर्ड गिल्ट कम्स फ्रॉम दैट। या ठीक बात है, ठीक है। और मैंने कई लोगों को देखा गिल्ट पे रहते हुए भी, लेकिन मैंने पाया कि जब आप सारी बातें जोड़ लेंगे, जैसे मुझे कास्ट का बेनिफिट मिला, मैं इकोनॉमिकली बहुत अच्छे परिवार में नहीं था, ठीक ठाक परिवार में था, तो मेरे कुछ दोस्त ऐसे हो सकते हैं जो इकोनॉमिकली मुझसे बहुत अच्छी स्थिति में रहे हों। तो हर व्यक्ति का पैकेज अलग अलग रहा और मेरा ख्याल है कि जो चीज़ें अच्छी मिल गई उसके लिए हमें पैकेज थैंकफुल होना चाहिए। जो बुरा मिला उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए बेहतर हो, लेकिन अगर किसी को मुझसे बुरा मिला तो सेंसिटिव तो होना ही चाहिए जी। ये भी कोशिश करनी चाहिए कि अगर मैं कुछ कर सकूं तो करूं, और मुझे उसके खिलाफ तो नहीं होना चाहिए। तो इंटरजनरेशनल में ये बात ठीक है। नंबर 1 मैं मानता हूं कि हमारी सक्सेस, हमारे फेलियर, हमारी अचीवमेंट्स में बहुत बड़ा हिस्सा पहले की जनरेशन से हमें कुमुलेटिव तरीके से क्या मिला उससे आता है, और ये हमें एडमिट करना चाहिए। दूसरी बात, मेरी पुरानी जनरेशन्स ने या उस समुदाय ने अगर कुछ पाप किए, गलतियां की, तो उसके लिए मैं कितना जिम्मेदार हूँ। इसमें 2 एंगल्स हैं। क्रिमिनली मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर मान लीजिए मेरे 10 पीढ़ी पहले किसी ने किसी दूसरे व्यक्ति के 10 पीढ़ी पहले के व्यक्ति को टॉर्चर किया, मारा पीटा, क्रिमिनल मामलों में मैं अपने पिताजी या किसी की गलतियों के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाऊँगा, क्योंकि मेरी वो इंटेंट नहीं है, मेंस रिया एस्टेब्लिश नहीं होगा। और जब तक मेरी इंटेंशन टू डू क्रिमिनल मतलब रॉन्ग ना हो, तब तक मैं कैसे क्रिमिनल हो जाऊँगा। सो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एट्रोसिटीज डन बाई माई 4 पेरेंट्स अगेंस्ट एनीवन एल्स। पर सोशली सेंसिबल तो मुझे होना ही चाहिए इस बात को लेकर। दूसरी बात, जो सिविल लॉ के प्रिंसिपल्स होते हैं, मैं इस बात से कैसे इनकार कर दूं कि मेरे पुराने पीढ़ियों को जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिले होंगे पढ़ाई लिखाई में और चीज़ों में, वो धीरे धीरे शिफ्ट होते होते मेरे पास भी आ गए हैं। क्रिमिनल मामले तो नहीं आए हैं पर सिविल बेनिफिट्स तो आए गए हैं। तो जैसे जितने भी अमीर लोग हैं उनमें से 99% 95% तो इसलिए अमीर है कि उनके पेरेंट्स अमीर थे, और अगर और बहुत पीछे जाएं तो उनमें से कईयों के पेरेंट्स इसलिए अमीर हुए होंगे कि उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया होगा। तो मेरी आज की अमीरी, मेरी आज की पढ़ाई लिखाई भी, क्योंकि अगर मैं इंटेलेक्चुअली साउंड हूँ बाई चांस, तो इसके पीछे 50 पीढ़ियाँ पढ़ाई लिखाई में रहीं लगातार, इसकी भूमिका भी तो है। आप एक्सप्लॉयटेशन को समझाइए, क्योंकि मैं जानती हूँ एक्सप्लॉयटेशन, जैसे अगर कोई भूमिहार परिवार का है तो वो ज़मीन सींचने के लिए किसी और जाति के 100 साल पहले, 200 साल पहले जो फार्म लेबर था वो किसी और जाति का था, पिछड़ी जाति का था, उसे फार्म लेबर में डालता था, बॉन्डेड लेबर होता था। दिस इज़ समथिंग वी एक्सेप्ट कि ये था। तो उसके बेनिफिट्स की वजह से वो जो काम कर रहा था, आप उसको मिनिमम वेज दे रहे थे, खाने को रोटी दे रहे थे या चावल दे रहे थे, और उससे काम करवा रहे थे 100 साल पहले, 200 साल पहले।
उससे आपके पास ज़मीन आई, उस ज़मीन की वजह से, एंड देयर वाज फूड इन योर हाउस, सो यू कुड एजुकेट योर चिल्ड्रन। तो कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरे फैमिली ने तो एक्सप्लॉइट नहीं किया कई बार हमें आइडिया नहीं होता, हिस्ट्री हम Idea. पढ़ते भी नहीं है, समझते भी नहीं है। एग्जैक्टली, सो आई वांट यू टू एक्सप्लेन, एक बिकॉज बहुत आप basic- एजुकेटर हैं, तो एक- आप एक्सप्लेन एक कीजिए। बहुत बेसिक सा सवाल है कि जमीन मूल रूप से किसी की नहीं है, तो कुछ लोगों की जमीन कैसे हुई? जमीन किसी की भी हुई ही कैसे? दो ही फॉर्मूले हो सकते हैं, जो खेती कर रहे जमीन उसकी होनी चाहिए, और यदि जमीन जमींदारों की हो गई, खेती करने वालों की नहीं थी, तो इसका मतलब इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, स्टेट इन्वॉल्व है। स्टेट ने ज़मीन को अपना मान लिया। आजकल भी नियम ये है कि जो ज़मीन किसी की नहीं है वो स्टेट की है, और स्टेट ने आर्बिट्रेरीली ज़मीन उन लोगों को दी जिनको देना चाहता था, उसके बदले लगान मांगा। उन लोगों ने ज़मीन पर खेती बाकी लोगों से करवाई। मिनिमम वेजेस का एक्ट तो आज की बात है ना। डॉक्टर अंबेडकर जब वाइसरायस काउंसिल के मेंबर बने, लेबर मेंबर बने, तब जाके मिनिमम वेजेस का उन्होंने रूल पास करवाया, लॉ पास करवाया। मिनिमम वेजेस का नियम कहाँ हमारे देश में 1940-50 से पहले था? कभी नहीं था। उस समय क्या सिस्टम था? जजमानी व्यवस्था थी। जजमान है वो व्यक्ति जो नौकरी दे रहा है, कमीन वो व्यक्ति है जो नौकरी कर रहा है, और जैसे नाई है कोई व्यक्ति, साल भर उनके घर में जाता रहेगा, उसके बदले जब फसल होगी थोड़ी फसल मिल जाएगी, कभी दिवाली होली पे थोड़ी सी बख्शिश मिल जाएगी। ये होता था, ये सोशल सिस्टम था हमारे समाज का। अब अगर कोई ये कहे कि वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं था, एक्सप्लॉयटेशन हमेशा एक्सप्लिसिट नहीं होता है ना। सिस्टम्स भी तो एक्सप्लॉयटेटिव हो सकते हैं। जैसे स्कूलों में लड़कियों का रिजल्ट हमेशा लड़कों से बेहतर आ रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में अचानक लड़कियां कम कैसे हो जाती हैं? क्या किसी ने मना किया उनको? इम्प्लिसिट भी तो है ना कुछ, एक्सप्लिसिटली कौन मना कर रहा है? इम्प्लिसिटली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में लड़कियों की संख्या कम हो जाती है। कहीं भी किसी भी अच्छे कॉलेज में आप देखेंगे लड़कियां आमतौर पे कम रह जाती हैं। कैसे कम हो जाती हैं? सिस्टमिक एक्सक्लूजन जो होता है या सिस्टमिक एक्सप्लॉयटेशन जो होता है वो हमेशा दिखा के नहीं होता है, बहुत बार इम्प्लाइड होता है, इनविजिबल होता है। और इसलिए जो वर्ग वंचित हैं, हमेशा मारपीट के वंचन नहीं हुआ उनके साथ, कई बार वंचन सिस्टम से आता है, और उस सिस्टम में आप हैं, आप क्या कर सकते हैं? एक अकेला व्यक्ति सिस्टम कैसे बदलेगा? पर कोशिश तो करना चाहिए। हाँ, कोशिश तो मतलब आज हम कह सकते हैं, करना चाहिए। आज हम कह सकते हैं, लेकिन 200 साल पहले नहीं था। एक दलित व्यक्ति गांव में रहने वाला, या वो क्या कोशिश करता उस समय? ना उसके पास कोर्ट है, ना पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, जी, मतलब जो शासन भी है अंग्रेजों का भी है, तो उसको उससे क्या मतलब है? उन्होंने कलेक्टर अपॉइंट कर दिया है। उस समय के सिविल सर्वेंट्स को केवल ब्रिटिश राज को संभालना था, ब्रिटिश राज के एक्सप्लोटेशन को सपोर्ट करना था। उन्हें वेलफेयर से क्या मतलब था आम आदमी के? नो, व्हाट आई मीन इज दैट जो समृद्ध है उसे कोशिश करना चाहिए, जितना करना कर चाहिए, सके नहीं करते बिकॉज दे गेटिंग द बेनिफिट्स। देखिए, ये एक बहुत अच्छी फीलिंग है। इसी फीलिंग पे जो पश्चिम के यूटोपियन सोशलिस्ट लोग थे, चार्ल्स साइमन जैसे एक व्यक्ति, सेंट साइमन थे, चार्ल्स फ्यूरियर थे, इन सबको लगता था कि हम जो हैव्स हैं उनको समझा बुझा के प्यार से रिक्वेस्ट करके मैनेज करवा देंगे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। हाँ। जैसे गांधी जी ने कहा कि भाई हम जो आंदोलन करेंगे सर्वोदय करेंगे, अंत्योदय करेंगे। विनोबा ने कहा कि भूदान करेंगे। भूदान में कौन सी ज़मीन मिली उसको, जिस पे केस चल रहे थे, जो बंजर ज़मीन थी, क्या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उससे? इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड भूदान आंदोलन से नेग्लिजिबल है। कोई लैंड टू द टिलर गया तो सही। जो आप देखिए ज़मीनें जो दी गई हैं वो ज़्यादा या तो कोर्ट केस वाली हैं या बंजर ज़मीनें हैं। उन ज़मीनों से प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी ऐसा नहीं है। बहुत सारी ज़मीनें लैंड सीलिंग एक्ट के समय अपने परिवार के नाम पे दूसरों के नाम पे ट्रांसफ़र की गई ताकि लैंड सीलिंग एक्ट से बच जाए। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, इट्स नॉट वेरी इजी टू परसुएड पीपल टू डोनेट देयर एसेट्स बिल्कुल to such an extent that equitable distribution happens in the society. It's very difficult. हाँ जी। इसीलिए ज़रूरत पड़ती है कि कानून हो, इसलिए ज़रूरत है कि लॉ, लीगल सिस्टम हो, जस्टिस सिस्टम हो, सुप्रीम कोर्ट हो, और इसीलिए हम ये सब देखते हैं। इसलिए मैं अपनी पुरानी जनरेशन्स के क्रिमिनल एक्ट्स के लिए जिम्मेदार बिल्कुल नहीं हूँ। नंबर 1, मेरी पुरानी जनरेशन्स को कई ऐसे फ़ायदे मिले सिविल मैटर्स में, स्पेशली लैंड में, प्रॉपर्टी में, एजुकेशन में, जिसका बेनिफिशियरी मैं हूँ। मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, पर बेनिफिशियरी हूँ। और मुझे ये समझना चाहिए सेंसिटिव होकर कि जो लोग बेनिफिशियरी नहीं हैं उनकी कोई गलती नहीं है।
तो एटलीस्ट मैं गिल्ट ना भी रखूं तो सेंसिटिविटी तो रख ही सकता हूँ, और मैं रखता हूँ, रखनी भी चाहिए, किसी को भी रखनी चाहिए। बट जब मिनिस्टर ने कहा कि nobody will be discriminated against, don't worry about this regulations. मुझे बहुत डाउट है कि मतलब बहुत ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ा गया है सरकार में। हाँ. मुझे डाउट है डिस्क्रिमिनेशन इसके बेस पे होगा या नहीं होगा। मतलब मैं ये मानता हूँ कि सरकार के दिमाग में ये नहीं आया होगा हाँ. कि जनरल कैटेगरी भी लिखने की डिमांड हो सकती है, क्योंकि पहले SC/ST लिखा हुआ था, इस बार OBC ऐड हो गया है। हाँ. जनरल पहले भी नहीं लिखा हुआ था, इस बार भी नहीं लिखा हुआ है। हाँ. और सोशल मीडिया इतना एक्टिव ना होता शायद ये डिमांड कभी सामने इस तरह से आती भी नहीं। आई है तो सरकार अब नए जो रेगुलेशंस बनाएगी उसमें लैंग्वेज थोड़ी सी ठीक कर लेगी अपनी। हाँ. अब जनरल कैटेगरी के लोग कभी प्रेशर ग्रुप्स इतने बनाते नहीं थे। हाँ, हमने ज़रूर देखा था मंडल एजिटेशन जब हुआ था, तब पहली बार मैंने देखा, एटलीस्ट मेरे टाइम में फर्स्ट टाइम आई सॉ कि जनरल कैटेगरी के लोग आए एंड देयर वर दीज एंटी मंडल प्रोटेस्ट। यू वुड हैव आल्सो रिमेंबर्ड दिल्ली में I participated in those protests without knowing what is OBC and what is general. I think that is also the privilege of caste जो कहते हैं ना, कि हम लोग जानते नहीं थे कि हमारी कास्ट क्या है, क्या हमें क्या बेनिफिट्स मिले। इट्स ओनली देन द रियलाइजेशन केम कि ओके, इट्स आवर प्रिविलेज दैट वी डिडंट फेस डिस्क्रिमिनेशन, एंड उसके बाद आई थिंक रियलाइजेशन केम इन अबाउट इट। क्योंकि आई थिंक आई जस्ट फील कि हम लोग जो मेट्रोज में पले बड़े हैं, वी डिडंट सी इट सो हैपनिंग। जब कोई बच्चा कहता है कि मैं तो कास्ट को मानता ही नहीं हूँ, कास्ट क्या होती है, तो मुझे लगता है बहुत क्यूट है वो। मैं यही कहता हूँ, बहुत क्यूट बच्चे, इनोसेंस। हाँ, उन्हें पता ही नहीं कि वो किस समाज में है। हाँ. और समाज केवल मेट्रो ट्रेन और उन पब्स में नहीं है जहाँ वो जाते हैं, समाज उसके बाहर भारत के गांव तक भी जाता है, उनको अंदाजा भी नहीं है इस बात का। पर क्या आप समझते कि ये सिर्फ गांव तक ही सीमित है, ये डिस्क्रिमिनेशन शहरों में नहीं है क्या? है, शहरों में भी है। डिग्री का अंतर होता है, उसकी विजिबिलिटी का अंतर है। गांव में शायद एक्सप्लिसिट ज़्यादा होता होगा, शहर में इम्प्लिसिट हो जाता है। गांव में कोई खुल के कहेगा कि शादी हम अपनी जात में ही करेंगे, शहर में बोलेंगे शायद नहीं, लेकिन करेंगे वहीं, प्रेफरेंस वहीं देंगे। आप शहरी एडवर्टाइजमेंट शादी के देखिए ना, जो विज्ञापन निकलते हैं, वो तो क्लियरली बोलते हैं सबको लड़की गोरी स्लिम पतली चाहिए, और साथ में एक तो वो नस्ल वाला जो मामला है कि गोरी ही चाहिए सबको, और दूसरा 100 में से 90 जगह कास्ट भी लिखा होगा जी। उसको इलीगल क्यों नहीं किया जाता कि यू कैन नॉट मेंशन कास्ट इन एडवर्टाइजमेंट्स? हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रिंसिपल लिया था कि अनटचेबिलिटी को इलीगल करेंगे। आर्टिकल 17 में इसको मेंशन किया गया, और फिर हमने 2 एक्ट्स बनाए इसके लिए। एक सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट है, और एक जिसको हम प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट कहते हैं, 89 वाला, जो 18 में चेंज हुआ है। ये हमेशा से माना गया कि किसी के इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस अगर हैं कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, तो हम कौन होते हैं उसको टोकने वाले। जैसे मान लीजिए फ्री सोसाइटी है, तो हाँ, थोड़ा बहुत फ्रीडम होना चाहिए। किसी व्यक्ति को अगर लगता है कि मैं अपनी कास्ट में शादी करना चाहता हूँ, आप उसे कंपल्सरी नहीं कह सकते ना कि नहीं कर सकते हैं, चॉइस है उसकी। इट्स नॉट जस्ट शादी ना, लाइक इवन एम्प्लॉयमेंट में अगर मैं अब प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ, तो ये जो जब हम हायरिंग एंड फायरिंग करते हैं, जब लिस्ट होता है, उसमें कोई कास्ट के वो डिनोमिनेटर तो है नहीं कि आप अपना कास्ट भी लिखिए, सो दैट इज़ नॉट देयर एट ऑल। तो जब लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं, हम जानते भी नहीं है कि उनकी कास्ट क्या है। ना हमने कभी सर्वे किया अपने ऑर्गेनाइजेशंस में कि हमारे में कितने मुस्लिम्स हैं, कितने अपर कास्ट हैं, लोअर कास्ट हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, ट्राइब्स हैं, OBCs हैं, किसी ने किया नहीं। आई डोंट थिंक हम करते हैं। आप करते हैं एज बिकॉज आप स्टूडेंट्स के साथ हैं। नहीं, मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टाफ की बात कर रहा हूँ। स्टाफ में भी आप करते हैं। हमारी HR पॉलिसी है कि हमें हर साल सोशल डाइवर्सिटी की एक रिपोर्ट बनानी बट हम लोग ऑटोमेटिकली डाइवर्सिटी क्या प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं सोशल डाइवर्सिटी? अगर हम हायरिंग में अगर हम पूछ ही नहीं रहे आपके कास्ट को, हाँ, तो क्या इजंट इट ऑटोमेटिक दैट इट्स ओनली मेरिट? नो। 2 लेवल्स पे। पहली बात तो एक डिवाइडेड सोसाइटी में मेरिट इक्वली डिवाइडेड नहीं होती है। आप ट्राई करके देखिए अपने यहाँ, जो आपके एकेडमिक पोस्ट होंगे कोई भी जिसमें इंटेलेक्चुअल वर्क करना पड़ता होगा, आप कास्ट सर्वे करके देख लीजिए, आप पाएंगे कि एटलीस्ट 60-70% या उससे ज़्यादा लोग अपर कास्ट के होंगे। दिस कैन गो अप टू 80-90 ऑल्सो। आपने जानबूझ के नहीं किया, मैं जानता हूँ,
जानबूझ के नहीं कर रहा है कोई भी, मतलब कुछ लोग कर रहे होंगे लेकिन आमतौर पर नहीं कर रहे हैं। पर अगर आप सर्वे करेंगे तो रिजल्ट निकलेगा वही। क्या फिर ये आप सिर्फ नॉर्थ के लिए कह रहे हैं, साउथ के लिए भी नहीं? या नॉर्थ के लिए मैं ज़्यादा ये बात कह रहा हूँ, हाँ, ज्यादा? नॉर्थ के लिए ज़्यादा कह रहा हूँ, क्योंकि साउथ वो सारे प्रोसेस हमसे 50-60 साल पहले कर चुका है जो हमें करने हैं अभी। एजुकेशन दे चुके हैं जी हर हाँ, कास्ट के लिए। आज से 60-70 साल बाद शायद नॉर्थ में भी ऐसा हो जाएगा, लेकिन अभी की बात पे कर रहा हूँ। ऐसे ही जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मैं बहुत आग्रही हूँ इस बात का कि हमारी डाइवर्सिटी अच्छी होनी चाहिए, रिलीजियस भी, जेंडर बेस्ड भी और कास्ट बेस्ड भी। पर हम किसी से ज़बरदस्ती कास्ट पूछ नहीं सकते, तो हम एक फॉर्म देते हैं ऑनलाइन कि लोग बताएं, अगर चाहें तो बताएं, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल लिख दें जैसा उनका मन करे। मैंने देखा है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, जो हायर रैंक्स ऑफ हिरार्की हैं हमारी कंपनी में, जहाँ बहुत बड़े फैसले करने होते हैं, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि वहाँ इंक्लूज़न करूँ किसी तरह से, लेकिन मेरे हाथ बंध जाते हैं क्योंकि इतने शार्प कैंडिडेट्स मुझे मिलें कि मैं उनके हाथ में बहुत बड़े फैसले दे सकूँ, ऐसा अक्सर नहीं हो पाता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम योग्य हैं, इसका मतलब ये है कि सोशल इनइक्वालिटीज़ ने उन वर्गों में बहुत ज़्यादा योग्य होने की क्षमताएं दी नहीं हैं। दिए तो कम लोग हैं, जैसे अगर 5 होने चाहिए तो मैं 2 ढूंढ पाऊंगा, 5 नहीं ढूंढ पाऊंगा। ऐसी विमेन का है। हमारे टॉप लेवल पर कंपनी में 8 लोग काम करते हैं। मैं कोशिश कर करके थक गया हूँ, लेकिन फाइनली एक वुमेन है जो उस लेवल पे, डायरेक्टर लेवल पे मैं, मेरी वाइफ दोनों हैं, वो तो हैं ही, जो CXO उसका लेवल है, केवल एक को मिला पाए अब तक। लेकिन हाँ, जब आप नीचे जाएंगे तो हमारी कंपनी में मेरा ख्याल है कि 25% के आसपास विमेन स्टाफ है, जो लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा है, पर मुझे लगता है कि बहुत अच्छा तो नहीं है। और दिस इज, अगर आप बायस नहीं भी कर रहे हैं फिर भी ये हो रहा है, तो इट इज अ नेचुरल सिलेक्शन विच इज हैपनिंग। नेचुरल सिलेक्शन नहीं, नेचुरल सिलेक्शन इन द सेंस दैट नेचुरल, वी आर सिलेक्टिंग नेचुरली, abnormal natural selection कह रही हूँ मैं। But those who are being selected are coming because of Society. social benefits which they have acquired during last many generations. एंड द बैगेज जो हम लोग कहते हैं कि जनरेशनल बैगेज जो है, तो है ही, तो वो ट्रॉमा कंटिन्यू कर रहा है आज के दिन भी। एकदम कर रहा है। आप खुद को एक बार सोच के देख लीजिए, मैं तो कई बार सोचता हूँ, आप खुद को उत्तर प्रदेश के किसी छोटे से जिले के गांव में दलित लड़की के रूप में फिर से पैदा होकर देख लीजिए, एक बार सोच लीजिए बस, और आप ANI तक की यात्रा मेरे ख्याल नहीं कर पाएंगे। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, आई एम नॉट सेइंग इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और मैं दावे से कह रहा हूं कि 95% से ज़्यादा लोग आज जहां भी हैं उसमें बड़ी भूमिका, उनकी अपनी भूमिका से बड़ी भूमिका उनके बैकग्राउंड के, इंक्लूडिंग मी। पर कैसे फौज में कैसे हो गया, UPSC में कैसे हो गया, जहां पर इट इज नॉट, दे हैव मैनेज टू ब्रेक दैट बैरियर। फौज में तो कोई पूछता नहीं है कि आपकी जाति क्या है। नहीं, जब सोल्जर गोज ऑन द, नहीं, फौज का एग्जाम पास करने में कौन कौन जा पाएगा वहां तक? आपको ये अंदाजा है कि जो बहुत गरीब, बहुत पिछड़े लोग हैं, उनको ये पता भी नहीं होता कि फौज में नौकरी होती है। नौकरी के लिए मैं रोज 20-20 किलोमीटर दौड़ूंगा सुबह 4 बजे, वो तो बात की बात है। जिस लड़की को सुबह सुबह गोबर उठाने के लिए जाना है, वो कैसे फिजिकल प्रैक्टिस करेगी उतनी? कोई लड़का जो बहुत गरीब आदमी का बच्चा है, एक दलित मजदूर का बच्चा है, जिसको अपने परिवार को चलाने के लिए 12-13 की उम्र में नौकरी करनी शुरू कर देनी है, वो फौज के लिए कैसे एग्जाम देगा? ये सही है कि फौज के एग्जाम में लोअर स्टेटा को भी एंट्री मिलती है, स्पेशली जो बेसिक लेवल पे एंट्री होती है फौज में, पर इसका मतलब ये कहाँ है कि किसी को मिल जाती है। तो ये जो कास्ट बायस है, जो इनहेरेंट है हमारी सोसाइटी में, इसको एकेडमिक्स से दूर कैसे कर सकते हैं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली कास्ट बायस। कास्ट भी हो सकती है, रिलीजियस भी हो सकती है, कई लेवल्स पे है, प्लेस ऑफ बर्थ पे भी है। हम क्यों इक्विटी कमेटी को लेकर, सोचिए 2-3 दिन हो गए इस हंगामे को, अभी तक किसी ने एक सवाल नहीं उठाया, मतलब मेरी जानकारी में नहीं उठाया, शायद उठाया हो। नॉर्थ ईस्ट के 1-2 बच्चों के साथ दिल्ली में जो हुआ, उससे बातें नहीं कोई कर रहा, जबकि इक्विटी कमेटी के प्रीएम्बल में रेस शब्द का जिक्र भी है, प्लेस ऑफ बर्थ का जिक्र भी है। प्रीएम्बल में प्लेस ऑफ बर्थ का है, हाँ। प्लेस ऑफ बर्थ किसी का नागालैंड है या मान लीजिए मिजोरम है, वो दिखने में अलग सा लगता है, उसको दिल्ली में हर व्यक्ति अजीब भाषा से इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए, और इक्विटी कमेटी में वो भी नहीं है।
इन द इक्विटी कमेटी देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन फॉर द पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। इन गाइडलाइंस ने पहली बार जेंडर की बात करते हुए थर्ड सेक्स को भी लिया है, थर्ड जेंडर को भी लिया है, बट देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ थर्ड जेंडर इन द इक्विटी कमेटी, उसी कोई बात नहीं कर रहा। तो ये कमिटी विल कीप चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन द कंप्लेंट, एक बार फिक्स हो गया वो तो चेंज होती रहेगी। इसके पैरा 4 में लिंग्विस्टिक्स की बात उन्होंने की, मतलब लैंग्वेज की बात की। इन इक्विटी कमेटी देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। व्हाई इट इज ओनली अबाउट ओबीसी वर्सेस जनरल कैटेगरी, व्हाई ओनली कास्ट? और इंटरेस्टिंग बात, डेफिनेशन जो है इसमें, किसी भी रूल्स में आमतौर पर जो सेक्शन 3 होता है वो डेफिनेशंस के बारे में होता है, जो उसमें भी डेफिनेशंस हैं। मुझे तो थोड़ा सा डाउट भी हो रहा है, आपने 5 बेसिस लिए शुरू में, 6 बेसिस लिए सॉरी, ये बेसिस आपने लिए हैं रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ और डिसेबिलिटी वाला, ये डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन में एक डेफिनेशन डिस्क्रिमिनेशन की है, ठीक है, जो 2012 की तुलना में थोड़ी सी कमज़ोर है, अगर मैं डेफिनेशन प्लस आगे की बात को मिला लूँ, अदरवाइज ठीक है। इसमें अच्छी बात है एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट दोनों को जोड़ दिया, ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात मैं कह रहा हूँ, उससे बहुत हंगामा होगा, आप मुझसे पूछ लीजिएगा मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट वाली बात। अब सोचिए, जब डिस्क्रिमिनेशन लिख दिया एक बार, ठीक है, पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, और डिस्क्रिमिनेशन वाले पैरा में लिखा हुआ है साफ साफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी और एनी ऑफ देम, 6 हैं। तो आपको अलग से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पे एक पैरा क्यों लिखने की जरूरत थी अलग से? जब डिस्क्रिमिनेशन लिख दिया तो कास्ट बेस पे अलग से एक पैरा क्यों लिखा? और लिखा तो रिलीजन पे क्यों नहीं लिखा एक पैरा, रेस पे क्यों नहीं लिखा, जेंडर पे क्यों नहीं लिखा? सारी कैटेगरीज सब पे लिखना चाहिए था। Why are you segregating only one base as a special base in the definitions? मुझे लग रहा है कि ये जिन्होंने रूल्स बनाए हैं बहुत ध्यान से पढ़ा नहीं है, प्रूफ रीडिंग का टाइम नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट में डेट आ गई थी तो जल्दबाजी में पास कर दिया है। थोड़ा सा इनको 10-20 दिन लगाने चाहिए। अच्छे वकील, मैं तो बहुत ही खराब वकील हूँ, अब तो हर क्लॉज पे PIL निकलेगा तभी होगा। हाँ। अच्छा, ये एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट समझाइए। इस पे मैंने 1-2 रील्स मुझे कुछ लोगों ने भेजी। एक सज्जन थे या कोई महिला से मैं भूल रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि अब तो ये हो गया है कि अगर भेदभाव मेरे मन में भी है तो मुझ पर कंप्लेंट हो सकती है क्योंकि इम्प्लिसिट लिखा हुआ है। हाँ। मतलब इसीलिए कहते हैं कि कानून को पढ़ते हुए भाषा की समझ अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज डिस्क्रिमिनेशन विच इज इम्प्लिसिट एंड डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट बी ए फीलिंग, इट हैज़ टू बी एन एक्ट। डिस्क्रिमिनेशन की भाषा में साफ साफ लिखा है एनी अनफेयर, डिफरेंशियल और बायस ट्रीटमेंट और एनी एक्ट। तो केवल मेरे मन में आ गया, इससे हो गया, ये कैसे हो जाएगा? मतलब क्यों नहीं लोग पढ़ते हैं इन चीज़ों को ध्यान से? मेरा ट्रीटमेंट या मेरा एक्ट, पहली बात तो डिस्क्रिमिनेशन में वही आ सकता है। अब इम्प्लिसिट कैसे होगा? मान लीजिए कि 2 सिचुएशंस लेते हैं। मैं अपनी कंपनी के लिए इंटरव्यू कर रहा हूँ और एक वैकेंसी है, 2 लोग आए, या मान लेते हैं कि 5 वैकेंसी हैं, 6 लोग आए और 6 लोग इक्वली कॉम्पिटेंट हैं, सबके सब बढ़िया हैं। 5 मेल्स हैं, 1 फीमेल है, और मैं मान लेते हैं कि बहुत ही पैट्रियार्कल माइंडसेट का आदमी हूँ, मुझे लगता है कि महिलाएं काम नहीं कर सकती, एज्यूम करते हैं। बट दैट लेडी इज इक्वली कॉम्पिटेंट एज दिस 5 men आर। अब मेरे पास 2 तरीके हैं उसको हटाने के। एक, मैं क्या बोलूँगा, सबको बुलाऊंगा, बोलूँगा यार देखो ऐसे तुम सब बराबर हो पर औरतें मुझे पसंद नहीं है, तो ऐसे मैडम भागो यहाँ से। दूसरा, मैं सबको नंबर देते हुए उस महिला को जानबूझ से 1 नंबर कम दे दूंगा, कहूंगा नहीं, ईजियर वे कहूंगा, और अच्छी बात, बल्कि उसको बुला के बोलूंगा कि मैं तो दिल से चाह रहा था कि आपका हो जाए, बट समहाउ द पैनल वाज नॉट हैप्पी विद यू। दिस इज ऑल्सो डिस्क्रिमिनेशन जी। दिस इज नॉट माई फीलिंग ओनली, दिस इज एन एक्ट, दिस इज ए ट्रीटमेंट विद समबडी। पर उसको प्रूव करना मुश्किल है। हाँ, प्रूव करने की बात बाद में आएगी। पहली बात है कि हम डिफाइन तो करें। कभी कभी इम्प्लिसिट एक्ट को भी प्रूव करना आसान हो जाता है। ये तो इंटरव्यू की बात थी। अगर रिटन टेस्ट हो तब, और रिटन टेस्ट का रीएवैल्यूएशन करवाया जाए तब तो प्रूव हो जाएगा। और अगर उस लड़की के पास बाकी लड़कों की तुलना में सारे के सारे फैक्टर्स ज़्यादा बेहतर हों, तब भी सिलेक्शन उसका नहीं हुआ, तारीफ करने के बाद भी नहीं हुआ।
इसी को थोड़ा चेंज कर लीजिए। 5 लोग योग्य हैं काफ़ी, वो छठी लड़की उन सबसे ज़्यादा योग्य है। उसके मार्क्स ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, पीएचडी हर चीज़ में बेहतर हैं, बोलने में बेहतर है, किताबें ज़्यादा लिखी हैं उसने, लेक्चरर का इंटरव्यू है। इंटरव्यूअर्स के दिमाग में बैठा हुआ कि लड़के को ही सिलेक्ट करना है, और ये कह के कि बेटा तुमने बहुत मेहनत की बट यू कुड नॉट आंसर ऑल द क्वेश्चंस प्रॉपरली, सो वी कुड नॉट सिलेक्ट यू। अगर उस इंटरव्यू की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही हो साथ में, विच कैन बी सीन बाय एनीवन और एटलीस्ट बाय फ्यू पीपल हु आर एलिजिबल फॉर दैट, और उसके सारी डिग्रीज हम देख रहे हैं, सारे मार्क्स देख रहे हैं, सारा नेट जेआरएफ सब देख रहे हैं, देन इट कैन बी प्रूव्ड एज वेल कि उसके साथ एक डिस्क्रिमिनेशन हुआ है जो इम्प्लिसिट है। सो इम्प्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट कि मेरे मन में आ गया तो मैंने हो गया। एथिक्स और लॉ की दुनिया में व्हाट आई फील कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ एनी जजमेंट, व्हाट आई डू इज द बेसिस ऑफ एनी जजमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ एथिक्स, मोरालिटी एंड इन द वर्ल्ड ऑफ लॉ। तो मैंने मन में सोचा इससे क्या होगा, और बड़े अच्छे 2-3 लोग मैंने देखा कि रील में कह रहे हैं कि मैंने मन में सोच भी लिया तो हो गया अन्याय,